हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम प्रोज का 5वां लेसन देखेंगे। 5वां लेसन है ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया, भारत की झलक। तो इसमें 3 पार्ट है। पहला पार्ट है अ बेकर फ्रॉम गोवा। बेकर मतलब जो ब्रेड को पकाता है, बनाता है, वो है बेकर। तो उसी की कहानी, गोवा में बेकर की क्या इम्पोर्टेंस है गांव में, पहले क्या रहा है, आज क्या है, उसी की बात आज हम करेंगे, उसी की चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे बेकर के बारे में ये बताया जा रहा है कि जो गोवा के जो पारंपरिक गांव है आज भी, पहले तो था ही जब पुर्तगाली दिन थे। देखिए, एक ऐसा दौर था जब गोवा में पुर्तगालियों का शासन था। जैसे पूरे भारत में अंग्रेजों का शासन था, वैसे गोवा में पुर्तगालियों का शासन था। तो जब उपनिवेश हुआ करता था वो पुर्तगालियों का, तो उन दिनों को तो कह रहा है कि हमारे जो बचपन, जो हमारे घर के जो बड़े लोग हैं, उम्रदार लोग हैं, आज भी गोवा के उन पुराने पुर्तगाली दिनों के, यानी कि जब वहां पे पुर्तगाली हुआ करते थे, उन दिनों को याद करते हैं और उन पुर्तगालियों को याद करते हैं और उनके ब्रेड के बारे में आज भी याद करते हैं। यानी कि कह रहे कि वहां पे गोवा में बेकर का इतना इंपॉर्टेंस है कि जो बड़े लोग हैं आज भी पुर्तगाली दिनों को याद करते हैं, जब वहां पर पुर्तगाली हुआ करते थे गोवा में, और उन पुर्तगालियों को याद करते हैं और उनके ब्रेड के बारे में याद करते हैं आज भी गोवा में। आगे बताते हैं कि उस समय खाने वाले, कह रहे हैं कि गोवा से ब्रेड खाने वाले कौन थे, वो पुर्तगाली लोग जो थे वो ब्रेड खाते थे। तो कह रहे हैं कि गोवा से भले ही ब्रेड खाने वाले जा चुके हैं, लेकिन ब्रेड बनाने वाले और पकाने वाले बेकर आज भी मौजूद है। यानी कि वहां से ब्रेड खाने वाले जो पुर्तगाली हैं वो तो गोवा से जा चुके हैं। पुर्तगालियों ने 1961 में गोवा को रिलीज कर दिया, गोवा से चले गए पुर्तगाली 1961 में। तो कह रहे हैं कि पुर्तगाली जो ब्रेड खाते थे वो तो चले गए हैं गोवा से, लेकिन पुर्तगाल वहां पे गोवा में आज भी ब्रेड बनाने वाले, पकाने वाले बेकर आज भी मौजूद है। अगला ये बताते हैं कि वहां पे जो गोवा है, गोवा में आज भी मिक्सर, मिक्सर मतलब जिसमें ब्रेड बनाने के लिए आटे को गूंथा जाता होगा वो, और मोल्डर, मोल्डर भी एक वो है जिसमें ब्रेड को ढाला जाता होगा। मोल्डर, मिक्सर, ये बनाने वाले उपकरण हैं, पकाने वाले उपकरण हैं। और वहां पकाने वाली भट्टी, यानी 2-3 चीज बता रहे हैं कि गोवा के गांव में आज भी हम मिक्सर, मोल्डर तथा ब्रेड को पकाने वाली भट्टियां आज भी हम देख सकते हैं। कह रहे हैं कि वो पकाने वाली जो भट्टियां हैं वो आज भी, पुरानी भट्टियां आज भी मौजूद हैं और उनकी आग अभी बुझी नहीं है। यानी जो पुरानी भट्टियां हैं ब्रेड पकाने वाली, वो भट्टियां आज भी बुझी नहीं है। यानी कि आज भी उन भट्टियों में, उन पुरानी भट्टियों में ब्रेड पकाए जाते हैं। ये आगे कह रहे हैं कि जो उस समय जो बेकर होता था, वो सुबह के समय अपने, उसके पास एक बांस का डंडा होता था। तो बांस का डंडा होता था, तो उस डंडे को जमीन पर पीट करके ठक ठक की आवाज करता था, और उसी ठक ठक की, अच्छा दूसरी चीज की, उसके डंडे में घंटी लगी होती थी। तो जब वो डंडे को पीटता था जमीन पर, तो उससे ठक ठक और झंझन की आवाज, उसमें घंटी भी लगी थी, तो झंझन और ठक ठक की आवाज होती थी। तो वह सुबह जो है अपने डंडे के झंझन और ठक ठक की आवाज करते हुए वो सुबह गांव में एंट्री करता था, प्रवेश करता था, और इससे उसके जब डंडे के ठक ठक और झंझन की आवाज सुनाई पड़ती थी, तो उसके आने के संकेत मिल जाते थे। आगे ये बताते हैं कि यहाँ पर आज भी कुछ जगहों पर आज भी जो है बेकर के वो डंडे के झंझनाहट और ठक ठक की आवाज आज भी आप कुछ जगहों पर सुन सकते हैं। इसके बाद बताते हैं कि वहां गोवा में जो ब्रेड पकाने वाले, बनाने वाले जो लोग थे बेकर, वो भले ही मर चुके हैं, लेकिन आज भी उनके जो वंशज हैं, उनके जो बेटे हैं, जो उनके पोते हैं, वो आज भी इस पेशे में लगे हैं। यानी कि उनके, भले ही वो उस समय के बेकर भले ही मर चुके हैं, लेकिन उनके बेटे, उनके और वंशज आज भी जो है ब्रेड बनाने और पकाने वाले पेशे में लगे हुए हैं। आगे इन्होंने बताया कि गोवा में आज भी बेकर को पेडर कहा जाता है। गोवा में बेकर को क्या बोला जाता है? पेडर। गोवा में आज भी बेकर को पेडर बोला जाता है। आगे इन्होंने कहा, ये 2-3 चीजों को ध्यान में रखना है कि ये चीजें कभी पूछी जा सकती हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में। फिर आगे इन्होंने कहा
कि हमारे बचपन के दिनों में जब हम छोटे थे तो कह रहे हैं कि जो बेकर होते थे ये हमारे दोस्त भी होते थे, दोस्त होते थे, साथी भी होते थे और गाइड भी होते, गाइड मतलब मार्गदर्शक भी होते थे। कैसे? क्योंकि जो बेकर होते थे सुबह होते ही इनके गांव में एंट्री कर जाते थे, इनके घर पहुंच जाते थे और जब ये पहुंचते थे तो इनकी डंडे की झंझन और ठक ठक की आवाज सुनकर के ही ये जग जाते थे। तो वही कह रहा है कि ये जब हम लोग छोटे थे तो ये बेकर हमारे लिए दोस्त भी थे, साथी भी थे और हमारे मार्गदर्शक भी थे। आगे इन्होंने बताया कि ये जो बेकर होते थे दिन में कम से कम 2 बार हमारे घर से होकर गुजरते थे। एक बार तो वो ब्रेड लेकर के अपने ब्रेड की टोकरियां भर करके हमारे घर से होकर के बेचते हुए निकलते थे। एक बार जब शाम को जब पूरा ब्रेड वो बेच चुके होते थे उस समय वो खाली टोकरी के साथ वो हमारे घर से होकर के गुजरते थे। तो 2 बार कम से कम वो गुजरते थे इनके घर से। आगे बताते हैं कि जैसे ही हमको सुबह में उनके डंडे के ठक ठक और झंझन की आवाज सुनाई पड़ती थी, हम जग जाते थे और उनसे मिलने के लिए उनका अभिवादन करने के लिए, उनका स्वागत करने के लिए हम दौड़ जाते थे। यानी कि जैसे ही उनके डंडे की ठक ठक और झंझन की आवाज सुनाई पड़ती थी, उनके डंडे की ठकठकाहट और झंझनाहट की आवाज सुनाई पड़ती थी, ये अपने नींद से ये लोग जग जाते थे। ये जो हमारे वो जो राइटर हैं वो जो हमारे नरेटर हैं वो जग जाते थे और उनके साथ और जो बच्चे थे वो जग जाते थे और दौड़ जाते थे उन बेकर का स्वागत करने के लिए, उनसे मिलने के लिए। अच्छा, उनसे मिलने की इन लोगों को बेचैनी क्यों रहती थी? मिलने के लिए ये लोग उत्सुक क्यों रहते थे? ब्रेड के लिए नहीं, कह रहे हैं कि उस समय 2 तरह की चीजें थी। एक तो वो ब्रेड लेके आता था, एक ब्रेड बैंगल लेके आता। बैंगल मतलब एक ब्रेड ऐसा होता था, चूड़ियों के जैसा गोल होता था, सर्किल के जैसा होता था और कभी कभी वो विशेष तरह से मीठा भी बनाया जाता था। यानी कि वो ब्रेड बैंगल कभी कभी मीठा होता था तो और मीठा भी होता था, विशेष तरह का बनाया जाता था। तो ये कह रहे हैं कि जब हम लोग जाते थे बेकर से मिलने के लिए तो हम ब्रेड के लिए नहीं जाते थे। ब्रेड तो हमारे घर की जो नौकरानियां थी, इनके घर की 2 नौकरानियां थी, एक थी पास्किन और एक थी बेस्टिन, ये 2 थी। तो कह रहे हैं कि ब्रेड तो पास्किन और बेस्टिन खरीद लेते थे, वो खरीद लेते थे। हम लोग जो है ब्रेड के लिए नहीं जाते थे, बल्कि जो ब्रेड बैंगल होता था उन बेकर्स के पास, उस ब्रेड बैंगल के पास जाते थे। और ब्रेड बैंगल कह रहे हैं कि वो कैसा होता था, गोल चूड़ियों के आकार का होता था और कभी कभी बहुत विशेष तरीके का बना होता था, मीठा होता था। आगे इन्होंने बताया कि जब वो संगीतमय ध्वनि के साथ हमारे गांव में जब एंट्री करता था तो कैसे होता था, एक हाथ जो से वो टोकरी पकड़े रहता था, ब्रेड वाली टोकरी जिसमें ब्रेड भरा होता था, और एक हाथ से अपना डंडा पकड़ा होता था। डंडे को एक हाथ से क्या करता था, जमीन पर पीटता था और उससे झंझन और ठक ठक की आवाज निकलती थी। आगे इन्होंने बताया कि जब वो आता था तो हमारे यहाँ महिलाओं को अभिवादन करता था। अभिवादन करके क्या करता था, अपने सर से वो ब्रेड वाली टोकरी उतारता था और डंडे पर अपने रख देता, अपने डंडे के सहारे वो डंडे पर ही अपनी टोकरी को रख देता था और घर की महिलाओं को क्या करता था, अभिवादन करता था। भाई ये तो तौर तरीका था उनका। आगे इन्होंने बताया कि जब हम जाते थे, जो छोटे छोटे बच्चे जाते थे, तो उनको हल्का फुल्का डांट फटकार करके उनको हटा दिया जाता था और जो ब्रेड था वो नौकरानियों को घर के दे दिया जाता। यानी कि जो बेकर जब आते थे तो हम लोग दौड़ के जाते थे, यानी कि बच्चे दौड़ के जाते थे, तो वहां पे क्या करते थे ये लोग कि जो बड़े लोग थे इस बच्चों को डांट करके वहां से हटा देते, हल्का फुल्का डांट करके बच्चों को हटा देते थे और जो ब्रेड था वो खरीद करके नौकरानियों को दे दिया जाता था। नौकरानियां ले जाकर के उसको घर में रख देते थे। अब कह रहे हैं कि मुझे आज भी ब्रेड की सुगंध कैसी होती थी उस समय, वो आज भी मुझे याद है। आगे इन्होंने बताया कि ब्रेड बड़े लोगों के लिए ब्रेड होता था, बड़े लोगों के लिए ब्रेड खरीदा जाता था और छोटे बच्चों के लिए क्या लिया जाता था, ब्रेड बैंगल लिया जाता था। आगे इन्होंने बताया कि उस समय बड़े लोगों के लिए ब्रेड और छोटे लोगों के लिए ब्रेड बैंगल। अब आगे बता रहे हैं कि उस समय हम ब्रश करते ही नहीं थे, यानी दांत नहीं साफ करते थे। क्यों? क्योंकि दांत तो गर्म चाय और ब्रेड से ही दांत साफ हो जाता था। यानी कि उस समय कौन आम की टहनियां तोड़ करके दांत कौन साफ करने जाए, ये तकलीफ कौन उठाने जाए? हम लोग जो है, हम लोगों के दांत, यानी हम लोग ब्रश करते ही नहीं थे, दांत साफ करते ही नहीं थे, उसकी जरूरत ही हमको महसूस नहीं होती थी। चाय, गर्म चाय और ब्रेड से ही दांत हम लोग के साफ हो जाते थे। और ये भी कह रहे हैं कि और वैसे भी देखिए शेर का भी
शेर कभी दांत साफ करता थोड़े ना है, शेर तो कभी दांत साफ करता नहीं है। तो वैसे हम लोग भी कभी दांत नहीं साफ करते थे, गर्म चाय और ब्रेड से ही हम लोग के दांत साफ हो जाते थे। कौन जाए आम की टहनियां तोड़ करके अपने ब्रश की, माने आम की टहनियां तोड़ने और अपने दांत को साफ करने की तकलीफ कौन उठाने जाए, हम लोग ऐसा कभी नहीं करते थे। यानी कि गर्म चाय और ब्रेड से ही हम लोग के दांत साफ हो जाया करते थे। आगे इन्होंने बताया कि शादी और का जो उपहार होता था, शादी का उपहार, तो शादी के उपहार में ब्रेड जरूर होता था। शादी के उपहार में ब्रेड जरूर होता था। शादी के उपहार का जो ब्रेड होता था उसको बोल बोला जाता था, बोल। शादी के उपहार का जो ब्रेड होता था उसमें बोल होता था, उसको बोल बोला जाता है। शादी के उपहार में जो एक ब्रेड जरूर दिया जाता था उसको बोला जाता है बोल। तो इसके बिना शादी का उपहार जो है अधूरा होता था। फिर आगे बता रहे हैं कि अगर कोई पार्टी होती थी या अगर भोज होता था, कोई भोज या पार्टी होती थी, तो वो पार्टी और भोज यानी कि बोल नाम के ब्रेड के बिना शादी का उपहार अधूरा होता था और ब्रेड के बिना कोई पार्टी और भोज अधूरा होता था। आगे इन्होंने बताया कि अगर कोई गांव में आज भी बेकर का क्या महत्व है, इन सारी चीजों से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि शादी के उपहार में बोल नाम का ब्रेड जरूर दिया जाएगा। शादी में अगर कोई पार्टी है, कोई भोज है, तो उसमें ब्रेड नहीं होगा तो शादी में कोई रौनक नहीं रहेगी गोवा में। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि गांव में एक बेकर का क्या इंपॉर्टेंस है, क्या रोल है उसके बिना। यानी कि कहने का सेंस यह है कि आज भी गोवा के गांव बेकर के बिना अधूरे हैं, उनका बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। आगे इन्होंने बताया कि अगर बेटियों की मंगनी होती थी, इंगेजमेंट, तो उसमें महिलाएं क्या तैयार करती थी, उसमें महिलाएं सैंडविच तैयार करती थी। सैंडविच कह रहा है कि गोवा में अगर किसी बेटी की मंगनी है तो महिलाएं सैंडविच बनाती थी, सैंडविच। फिर आगे इन्होंने बताया कि अब कोई अगर क्रिसमस है, अगर क्रिसमस का त्योहार है या अन्य त्योहार है, अन्य त्योहार, तो क्रिसमस या अन्य त्योहार अगर है तो उस समय क्या बनता था, क्रिसमस या अन्य त्योहार पर क्या बनता था, बोलिनहास और केक और बोलिनहास। क्रिसमस या अन्य कोई त्योहार होता था तो उसमें केक और बोलिनहास नाम के ब्रेड जरूर बनते थे। तो ये तो रहा कि किस समय पर कौन से ब्रेड बनते थे, वो दिया गया है कि क्या क्या कैटेगरी होती थी। अब आगे कह रहे हैं कि उन दिनों जो बेकर होता था, उन दिनों कह रहे हैं कि उन दिनों बेकर एक कबई पहना करता, यानी कि वो एक विशेष प्रकार का वस्त्र पहनता था, उस वस्त्र को बोला जाता था कबई। कह रहे हैं कि उन दिनों जो बेकर एक विशेष प्रकार का वस्त्र पहनता था उसको कबई बोला जाता था। कबई कैसा होता था, एक लंबा फ्रॉक होता था जो घुटनों के नीचे तक जाता था। कह रहा है कि उसमें बेकर एक विशेष प्रकार का लंबा फ्रॉक पहनता था, उस फ्रॉक, लंबे फ्रॉक को जो घुटने तक जाता था उसको कबई बोला जाता था। और फिर कह रहे हैं कि जब हम बचपन में थे तो उस समय दो तरह के कपड़े की चर्चा हुई, एक तो कबई, एक लंबा सा फ्रॉक होता था जो उन दिनों पहनता था बेकर, जो घुटने तक जाता था, लंबा सा फ्रॉक होता था। फिर आगे बता रहे हैं कि हमारे बचपन में जो बेकर होता था एक शॉर्ट पहनता था, शॉर्ट, और एक हाफ पैंट पहनता था, हाफ पैंट। एक हाफ पैंट पहनता था। अच्छा, ये पैंट कैसा होता था, ये घुटने से नीचे तक का होता था, यानी कि देखिए पूरे पैर का नहीं होता था, पूरे पैर का नहीं होता था, घुटने से थोड़ा सा नीचे तक जाता है, यानी पूरे पैर का नहीं होता था, घुटने से थोड़ा सा नीचे तक जाता था वो। तो इस तरह एक ऐसा पैंट पहनता था और एक शर्ट पहनता था। अब आगे बता रहे हैं, ये तो अब कह रहे हैं कि आज भी, अब कह रहे हैं कि वहां पे जो जो बेकर है, जब वो सामान बेचता था तो एक बार महीने में एक बार ही उसका हिसाब होता था। बेकर से जो सामान लिया जाता था, बेकर जो भी सामान बेचता था अपने ग्राहकों को, तो रोज का रोज पैसा वो नहीं लेता था, महीने में एक बार वो वसूली करता था। और हिसाब कहाँ नोट किया जाता था, हिसाब किसी दीवार पर पेंसिल से लिख दिया जाता था, किसी दीवार पर
पेंसिल से महीने दिन का हिसाब लिख दिया जाता था और महीने में एक दिन जो है वो बेकर आकर के अपने पैसे की वसूली करता था, अपना हिसाब करता था, रोज का रोज उसका हिसाब नहीं होता था। अब आगे इन्होंने बताया कि उस समय जो बेकरी का जो पेशा था, बेकरी का जो व्यापार था, वो फायदेमंद था। फायदेमंद इसलिए था कि उस समय जो बेकर होता था वो उसका जीवन खुशहाल होता था, उसके जीवन में कोई अभाव नहीं होता था, वह और उसके परिवार वाले हमेशा खुशहाल रहते थे और उसके घर पे जो नौकर होते थे वो भी खुशहाल रहते थे। तो इससे अंदाजा लगाया जाता है कि उस समय जो बेकरी का जो व्यवसाय था वो फायदेमंद था। अब इसके बाद से हम आते हैं कि अब आज भी कह रहे हैं कि आज भी अगर गोवा में कोई आदमी अगर हाफ पैंट पहने, देखिए अभी बात हुई ना कि हाफ पैंट पहनते थे उसमें, जब ये बचपन में थे तो उसमें बेकर क्या पहनता था, एक शर्ट पहनता था, एक हाफ पैंट पहनता था। तो कह रहे हैं कि आज भी अगर गोवा में कोई ऐसा हाफ पैंट पहना हो जो घुटने से थोड़ा नीचे तक जाता हो तो लोग उसको कहते हैं कि देखिए तो पेडर जैसा कपड़ा पहने हुए हैं, यानी कि उसको लोग पेडर कहते हैं। मतलब आज भी अगर कोई गोवा में हाफ पैंट ऐसा पहना है जो पैंट जो है घुटने से थोड़ा सा नीचे तक जा रहा है, उस तरह का नेकर अगर पहना है तो लोग कहते हैं कि देखिए ये तो बेकर जैसा कपड़े पहने हुए हैं। अब कह रहे हैं कि आज भी, तो कह रहे हैं कि उस समय जो बेकरी का जो व्यापार था वो बड़ा फायदेमंद था, क्योंकि उसका जो नौकर होता था, नौकर उसकी, वही कह रहे हैं कि बेकर क्या पहनता था, जब ये बचपन में थे तो बेकर एक शर्ट पहनता था, एक हाफ पैंट पहनता था, वो हाफ पैंट घुटने से थोड़ा नीचे तक जाता था। तो आज भी अगर कोई वहां पर गोवा में कोई हाफ पैंट ऐसा पहना है जो घुटने से नीचे तक का है तो लोग कहते हैं देखिए ये पेडर जैसा कपड़ा पहने हुए है, पेडर जैसा नेकर पहने हुए है। और दूसरी चीज कि आज अगर कोई ऐसा व्यक्ति है कि, और उस समय कह रहे हैं कि उस समय बेकरी का व्यापार बहुत फायदेमंद था, तो उस समय बेकरी हमें बेकर जो होता था हमेशा वो बेकर, उसके परिवार वाले, उसके नौकर हमेशा स्वस्थ रहते थे, प्रसन्न रहते थे, खुशहाल रहते थे। तो आज भी अगर गोवा में अगर आज भी कोई ऐसा है जिसका शरीर मोटा तगड़ा है और कटहल जैसा उसका शरीर है तो लोग आज भी उसको पेडर कह के बुलाते हैं, यानी कि उनको वो ये कहते हैं कि देखिए ये तो बिल्कुल पेडर जैसा दिखाई दे रहा है। कुल मिला के कहने का सेंस ये है कि उसमें बेकरी का जो व्यापार था वो बहुत ही एक तरीके से फायदेमंद था और उस समय बेकर, उसका परिवार, उसका नौकर बहुत खुशहाल रहते थे। और आज भी अगर कोई उस तरह का मोटा तगड़ा शरीर वाला कोई व्यक्ति है वहां पे तो लोग कहते हैं कि देखिए ये तो बिल्कुल पेडर जैसा दिखाई दे रहा है। तो इस पार्ट में इतना ही। अब इसके बाद से हम दूसरा पार्ट देखेंगे। तो अब इसमें हम दूसरा पार्ट देखेंगे, ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया का दूसरा पार्ट है कुर्ग। कुर्ग के बारे में क्या है, ये कुर्ग कर्नाटक का एक छोटा सा जिला है, सबसे छोटा जिला है। तो ये कह रहे हैं कहाँ स्थित है, कर्नाटक में मैसूर और समुद्र तटीय शहर मैंगलोर। एक मैसूर है शहर, एक समुद्र तटीय शहर है मैंगलोर। ये दोनों के बीचों बीच में कुर्ग नाम का एक जगह स्थित है। ये कर्नाटक का सबसे छोटा जिला है और ये काफी का क्षेत्र है। यहाँ पर काफी, मसाला और सदाबहार वर्षा वन पाए जाते हैं। तो और ये जो है एक पहाड़ी एरिया है, तो ये बड़ा ही, ये प्राकृतिक रूप से बड़ा ही सुंदर दृश्य है, इसलिए इसको स्वर्ग का टुकड़ा भी कहा जाता है। कहा जाता है कि ये मतलब ऐसा माना जाता है, मतलब ऐसा कहा जाता है कि जैसे ऐसा लगता है कि ये कोई स्वर्ग का टुकड़ा हो। मानो कुर्ग की जो प्राकृतिक वहाँ पे जो प्राकृतिक जो वहाँ पे दृश्य है, वहाँ का जो पहाड़ियाँ हैं, चारों तरफ जो है पहाड़ियाँ जंगलों से घिरे हुए हैं, सदाबहार वर्षा वनों से, तो वहाँ का दृश्य इतना सुंदर दिखाई देता है, ऐसा लगता है कि जैसे कोई स्वर्ग का टुकड़ा हो जो ईश्वर के राज्य से हवा के द्वारा उड़ता हुआ आकर के यहाँ पे बस गया हो। ऐसा लगता है कि जैसे कोई स्वर्ग का टुकड़ा हो जो ईश्वर के राज्य से उड़ करके यहाँ पर आकर बस गया है। तो कुर्ग की ऐसी इस तरह का वर्णन किया जाता है, माने इतना सुंदर ये दृश्य है, ये जगह है। फिर आगे बताते हैं कि ये जो है यहाँ पर क्या क्या पाया जाए, यहाँ पे घुमावदार पहाड़ियां मिलती हैं और यहाँ के लोग कैसे हैं, यहाँ के लोग लड़ाकू नस्ल के होते हैं। लड़ाकू यानी कि यहाँ के लोग जो है बड़े ही लड़ाकू नस्ल के, बड़े बहादुर होते हैं और यहाँ पे सुंदर महिलाएं रहती हैं, यहाँ जंगली जीव भी पाए जाते हैं। तो ये सारी चीजें यहाँ पर देखने को मिलेगी। अच्छा, कुर्ग को हम कोडागू भी बोलते हैं, कुर्ग को कोडागू भी बोलते हैं। और फिर आगे बताते हैं कि कुर्ग जो है, कुर्ग का जो पूरा एरिया है, जो पूरा क्षेत्रफल है, उसका 30% भाग, कुर्ग के 30% भौगोलिक क्षेत्रफल जो है वो सदाबहार वर्षा वनों से ढका हुआ है। यानी कि कुर्ग का 1/3 क्षेत्रफल
यानी कि 1/3 जो भूभाग है वो सदाबहार वर्षा वनों से ढका हुआ है, यानी कि 30% भूमि सदाबहार वर्षा वनों से ढका हुआ है, कुर्ग का 1/3 हिस्सा। फिर आगे बताते हैं कि यहाँ पर वर्षा बहुत अधिक होती है। तो मानसून के दिनों पर मानसून के दिनों में यहाँ वर्षा बहुत अधिक होती है, तो बहुत सारे पर्यटक यहाँ पे मानसून के दिनों में नहीं आ पाते हैं, आने से वंचित हो जाते हैं। यहाँ पे आनंद यानी कि आनंदमय जो जो मौसम होता है, जो सुखद जो मौसम होता है, वो होता है सितंबर से लेकर के मार्च तक। सितंबर से लेकर के मार्च तक यहाँ का मौसम बहुत सुहावना होता है। यहाँ पे हल्की फुल्की बौछार हमेशा होती रहती है और पर्याप्त वर्षा के कारण यहाँ का मौसम हमेशा अच्छा रहता है। तो सितंबर से लेकर के मार्च तक का यहाँ का समय जो है बड़ा सुहावना होता है, घूमने लायक होता है। अच्छा, यहाँ पर हवा में काफी की सुगंध आपको मिलेगी, यानी कि ऊर्जा देने वाली जो काफी मतलब कह रहे हैं कि यहाँ की हवा में काफी की सुगंध होती है जो हमें ऊर्जा देती है, ताजगी प्रदान करती है। तो ये सारी चीजें आगे बता रहे हैं कि यहाँ के प्रमुख स्थलों पर, कुर्ग के प्रमुख स्थलों पर आपको क्या दिखाई देंगे? कुर्ग के प्रमुख स्थलों पर आपको काफी के बागान दिखाई देंगे और काफी के बागान दिखाई देंगे कुर्ग के प्रमुख स्थलों पर। फिर जो वृक्षों की जो कैनोपी हो, देखिए यहाँ पे बड़े बड़े वृक्ष होते हैं, तो कैनोपी क्या है? जैसे मान लीजिए वृक्ष है, तो इसका ये जो ऊपरी वाला जो सिरा है वो छाते के आकार का हो जाता है, इसी को कैनोपी बोलते हैं, छतरी। पेड़ का जो ऊपर वाला जो हिस्सा होता है वो छाते के आकार का हो जाता है उसमें फैलाव के कारण, तो उसी को कैनोपी बोलते हैं। तो कह रहे हैं कि यहाँ पे वृक्षों की कैनोपी के नीचे औपनिवेशिक काल के, यानी कि अंग्रेजों के काल के, अंग्रेजों के समय के बंगले यहाँ वृक्षों की कैनोपी के नीचे। मतलब कुल मिला के यहाँ कहने का सेंस क्या है कि कुर्ग में जो प्रमुख स्थान है वहां पे क्या क्या होता है? काफी के बागान होते हैं और वृक्षों की कैनोपी के नीचे औपनिवेशिक काल के, अंग्रेजों के जमाने के बंगले दिखाई देते हैं यहाँ पे प्रमुख स्थानों पर। अब यहाँ पर हम आते हैं कि यहाँ के लोग कैसे हैं। अब कह रहे हैं कि यहाँ के जो लोग होते हैं उनके बारे में दो बातें कही जाती है। पहली बात ये कही जाती है, दो तरह की संभावनाएं बताई जाती हैं। कुछ लोग ये मानते हैं कि एक संभावना ये लगाई जाती है कि यहाँ के लोग यूनानियों के वंशज हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ के लोग बड़े बहादुर होते हैं, लड़ाकू परंपरा, इनके अंदर जो लड़ाकू परंपरा जो दिखाई देती है वो, यानी कि बड़ी इनकी जो बहादुरी के अंदर, इनके अंदर जो बहादुरी झलकती है वो। और दूसरी चीज की इनके यहाँ शादी विवाह में और जो धार्मिक रीति रिवाज हैं, इनके जो धार्मिक और शादी विवाह के जो रीति रिवाज हैं उनमें, और इनकी जो लड़ाकू परंपरा है, इनकी जो लड़ाकू प्रवृत्तियां हैं, इनके अंदर जो बहादुरी है, ये तीन चीजें, शादी और धार्मिक जो रीति रिवाज है, जो परंपराएं हैं उनमें, और इनकी जो लड़ाकू परंपरा है, जो बहादुरी की जो इनकी परंपरा है, उनमें यूनानियों की झलक देखने को मिलती है। इसलिए अंदाजा लगाया जाता है कि ये लोग यूनानी हैं। इसके पीछे एक तर्क ये दिया जाता है कि सिकंदर की सेना जब आई थी भारत पर विजय प्राप्त करने के लिए, तो सिकंदर की एक सेना समुद्र तट से होते हुए दक्षिण भारत की तरफ बढ़ी, और जब उनका वापस जाना असंभव हो गया, फिर यूनान उनका वापस अपने देश लौटना असंभव हो गया, तो सिकंदर की वह सेना की टुकड़ी जो दक्षिण भारत की तरफ गई थी वहीं पे बस गई, और वहां पे उस सेना में जो भी मौजूद थे पुरुष, जो लोग भी मौजूद थे, उन लोगों ने क्या किया, वहीं की आसपास की लड़कियों से, महिलाओं से शादी कर लिया और वहीं पर वो बस गए। तो इससे एक अंदाजा लगाया जाता है, अनुमान लगाया जाता है कि कुर्ग के रहने वाले लोग क्या हैं, यूनानियों के वंशज हैं। दूसरी चीज, एक अनुमान ये भी लगाया जाता है कि यहाँ के लोग अरबियों के वंशज हैं। वो अंदाजा ऐसे लगाया जाता है कि यहाँ के लोग एक कूपिया नाम का ड्रेस पहनते हैं। कूपिया क्या होता है? काले रंग का एक कोट होता है जो पूरे शरीर को ढकता है, यानी कि घुटने से नीचे तक जाता है। एक काले रंग का एक कोट होता है जो घुटने से भी नीचे तक का होता है, और उसको कूपिया बोलते हैं, कूपिया। और एक कमर बंद वो लगाते हैं, कमर बंद, जो जिसमें एम्ब्रॉयडरी की गई होती है, जिसमें कढ़ाईदार, उसमें कढ़ाई की गई होती है, तो वो कमर बंद लगाते हैं, जिसको बेल्ट हम बोल सकते हैं, वो लगाते हैं। और ये बिल्कुल कैसा दिखाई देता है इनका कूपिया? इनका कूपिया बिल्कुल, अरबी लोग एक कूफिया पहनते हैं,
अरबी लोग जो है कुफिया पहनते हैं, वो भी लंबा काला कोट होता है जो घुटने से नीचे तक का होता है। तो इनका जो कुर्गी लोगों का जो कुफिया है, अरबी लोगों के कुफिया से एक है कुफिया, कुर्गी लोग पहनते हैं कुफिया और कमर बंद, कमर बंद, ये बेल्ट जिसको बोल सकते हैं, कढ़ाई किया हुआ, एक कुफिया पहनते हैं, एक लंबा सा काला कोट होता है, तो ये पहनते हैं कुर्गी लोग। और ये कैसा दिखता है कुर्गी, कुर्गी लोग, इनको कोडागू भी बोल सकते हैं, इनको कोडागू भी बोल सकते हैं। तो अब यहां देखिए कोडागू, कुर्ग को कोडागू बोला जाता है। तो ये कुर्गी लोगों का ये ड्रेस है, तो ये कैसा दिखता है। अरबी लोगों का कैसा ड्रेस होता है, ये लोग पहनते हैं कुफिया। तो इन लोगों का जो कुफिया है, कुर्गी लोगों का जो कुफिया है अरबी लोगों के कुफिया जैसा दिखाई देता है, इसलिए ऐसा लगता है तो कुर्गी लोग ये ड्रेस पहनते हैं। तो कुर्गी लोगों का जो ड्रेस है अरबी लोगों के कुफिया जैसा दिखाई देता है, इसलिए अंदाजा लगाया जाता है कि कुर्ग के रहने वाले लोग ये अरबी लोगों के वंशज हैं। तो दो बातें हैं। अब आगे आते हैं कि इन लोगों को ये मेहमान नवाजी के लिए जाने जाते हैं, यानी कि इनके यहाँ कोई चला जाता है तो अतिथियों का बहुत ही भव्य स्वागत होता है, इसलिए इनको मेहमान नवाजी के लिए भी जाना जाता है। दूसरी चीज की ये जो कुर्गी लोग होते हैं ना, अपने बेटों के, अपने वंशजों के बहादुरी के कारनामे बहुत सुनाते हैं, उनकी कहानियां बहुत सुनाते हैं, अपने बेटों के, अपने वंशजों के, अपने पूर्वजों के बहादुरी की कहानियां वो बहुत सुनाते हैं। कौन, ये कुर्गी लोग, ये भी इनके अंदर एक आदत सी होती है। अब फिर बता रहे हैं कि ये कुर्गी लोग जो होते हैं ये बहादुर होते हैं बहुत। तो एक कुर्गी लोग, पूरे भारत में केवल कुर्गी लोगों को, केवल भारत में केवल कुर्गी लोगों को बिना लाइसेंस के आग्नेयास्त्र रखने का अधिकार है। आग्नेयास्त्र क्या होता है, वो कोई ऐसा हथियार जिसमें बारूद का प्रयोग किया जाए, गोले बारूद का प्रयोग किया जाता है, वो आग्नेयास्त्र है। जैसे बंदूक है, राइफल है, रिवॉल्वर है, ये सारी चीजें, तो ये बिना लाइसेंस के किसी को रखने का अधिकार नहीं है। केवल कुर्गी लोगों को बिना लाइसेंस के इस तरह के आग्नेयास्त्र यानी इस तरह के हथियार रखने के अधिकार है, केवल कुर्गी लोगों को। तो ये बहादुर होते हैं। आप कह रहे हैं कि भारतीय जो सेना है उसमें एक कुर्गी रेजिमेंट भी है। अब कुर्गी रेजिमेंट जो है ना, रेजिमेंट मतलब सेना की एक टुकड़ी, तो कुर्गी रेजिमेंट जो है ना भारतीय सेना की सबसे सुसज्जित रेजिमेंट है, सबसे सुसज्जित, सबसे ही बेहतरीन रेजिमेंट है। कौन, कुर्गी रेजिमेंट। और कुर्गी रेजिमेंट, एक तो भारतीय सेना में एक कुर्गी रेजिमेंट है जो भारतीय सेना की सबसे सुसज्जित रेजिमेंट है। और फिर एक चीज और बताते हैं कि भारतीय सेना के जो पहले जनरल थे, भारतीय सेनाध्यक्ष जो पहले भारतीय सेनाध्यक्ष थे वो कौन थे, जनरल करियप्पा, जनरल करियप्पा, वो भी एक कुर्गी थे। एक ये भी बात बताई गई। अब आगे बताते हैं कि जो कुर्ग है, कुर्ग में कावेरी नदी, कावेरी नदी जो बहती है कुर्ग से होते हुए, तो कावेरी नदी का जो जल है वो कहां से मिलता है, कावेरी नदी को जल कहां से मिलता है, कावेरी नदी को जो जल मिलता है कुर्गी पहाड़ियों से मिलता है और कुर्गी जंगलों से मिलता है। कावेरी नदी को जो जल होता है, कावेरी नदी का जल, कावेरी नदी को जल कहां से मिलता है, कुर्गी पहाड़ियों से और कुर्गी जंगलों से। और इस जल में यानी कावेरी नदी के इस जल में महासीर नाम की मछलियां पाई जाती हैं, जो हमेशा ताजे जल में ही पाई जाती हैं। तो महासीर नाम की मछलियां पाई जाती हैं कावेरी नदी में। और वो कावेरी नदी को जल कहां से मिलेगा, कुर्गी पहाड़ियों से मिलता है और कुर्गी जंगलों से मिलता है। आगे इन्होंने बताया कि यहाँ पे जो जल होता है यहाँ पर कावेरी नदी का, इसमें हाथियों को अपने कुछ महावत, हाथियों की देख रेख करने वाला जो व्यक्ति होता है उसको महावत बोलते हैं। तो महावत क्या करते हैं, अपने हाथियों को जब यहाँ नहलाते हैं तो हाथियां इसका बड़ा आनंद लेती हैं, हाथियां नहलाए जाने का आनंद लेती हैं इस कावेरी नदी के जल में। दूसरी चीज यानी कि माहौत जो होते हैं अपने हाथियों को नहलाते हैं इस कावेरी नदी के जल में, तो ये हाथियां बहुत ही आनंद इसका लुत्फ उठाती हैं इसका। फिर आगे बताया इन्होंने, जो हमारे नरेटर ये बोलते हैं कि जो कावेरी नदी है उसके जल में जो गिलहरियां होती हैं, जो लंगूर होते हैं, वो फलों को आधा खा करके उसमें फेंक देते हैं। तो उसका फायदा, उससे होता क्या है तो उसमें लहरें उठती हैं। जल में आप कोई पत्थर फेंकेंगे, कोई कंकड़ फेंकेंगे तो उसमें जल में लहरें उठेंगी। तो वो कह रहे हैं कि ये लंगूर और गिलहरियां क्या करती हैं, फल को आधा खा करके कावेरी नदी के जल में फेंक देते हैं। तो उससे क्या होता है, उन जल में
लहरें उठती हैं और उसमें छपाक की आवाज होती है। तो छपाक की आवाज सुनने के लिए और उन लहरों को देखने के लिए वो बड़ा सुंदर दिखाई देता है। तो उनका आनंद लेने के लिए गिलहरियां और लंगूर क्या करते हैं, फलों को आधा खा करके इसमें फेंक देते हैं, ताकि उसमें लहरें उठेंगी, छपाक की आवाज होगी, उसका वो आनंद लेंगे। तो इसके लिए वो ऐसा करते हैं। अब कह रहे हैं कि यहाँ पे अगर कोई बहुत आलसी व्यक्ति भी है तो वो भी यहाँ पे आलसी नहीं रह जाता, वो भी एक्टिव हो जाता है, वो भी उसके अंदर भी स्फूर्ति आ जाती है। क्योंकि जब यहाँ पे राफ्टिंग और कैनोइंग क्या एक तरह की दोनों ही राफ्ट और कैनो, ये दोनों एक तरह की नाव होती है। तो लोग यहाँ पे क्या करते हैं, कुर्ग में, यहाँ जो कुर्गी नदियां हैं, कुर्ग में जो नदियां होती हैं, जो पहाड़ियों के आसपास जो झीलें हैं, तो वहां पे लोग कैनोइंग का, राफ्टिंग का आनंद लेते हैं। लोग पहाड़ियों पर बाइकिंग का आनंद लेते हैं। पहाड़ियों में ट्रेल होते हैं, पगडंडियां होती हैं पहाड़ियों पर, तो पहाड़ियों पर लोग बाइकिंग करते हैं, बाइक चलाते हैं। फिर उसके बाद से जो वहाँ पे कुछ पैदल पगडंडियां हैं, तो पगडंडियों पर लोग पैदल भी चलते हैं। तो इन सारी चीज़ों का लोग यहाँ पर आनंद उठाते हैं। तो इसलिए यहाँ पे कोई आलसी व्यक्ति भी आता है तो उसके अंदर भी स्फूर्ति आ जाती है, वो भी मतलब फुर्तीला हो जाता है, क्योंकि वो भी यहाँ आकर के कैनोइंग का, राफ्टिंग का, पैदल चलने का, पहाड़ियों पर बाइकिंग करने का, इन सारी चीज़ों का आनंद लेने लगता है और उसके अंदर भी स्फूर्ति आ जाती है। आगे ये बता रहे हैं, उतना ही नहीं कि यहाँ पे पहाड़ियाँ हैं, तो यहाँ पे लोग, कुर्गी लोग क्या करते हैं, पहाड़ियों पर चढ़ने का, फिर पहाड़ियों से उतरने का, ये भी उनका एक खेल है। तो इस खेल का भी लोग आनंद उठाते हैं। तो इसलिए यहाँ पे अगर कोई आलसी व्यक्ति भी आ जाता है तो उसके अंदर भी स्फूर्ति आ जाती है, वो भी फुर्तीला हो जाता है। तो ये सारी चीजें। फिर अब आगे बता रहे हैं कि यहाँ पे जो जो कुर्ग है, यहाँ पे अगर कोई व्यक्ति जाता है तो यहाँ पे तरह तरह की चीजें उनको तमाम तरह की पक्षियां दिखेंगी, मधुमक्खियां दिखेंगी, तितलियां दिखेंगी, गिलहरियां मिलेंगी, लंगूर मिलेंगे, सिलेंडर लारी, दुबले लारी मिलेंगे, ये सारे। और पेड़ों की कैनोपी पर बैठ करके आने जाने वाले पर्यटकों को देखते रहते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे आने जाने वाले पर्यटकों पर ये नजर रखे हुए हैं, ऐसे वो ये जो है पशु पक्षी ये पेड़ों की कैनोपी पर बैठे रहते हैं और यहाँ से आने जाने वाले लोगों को वो देखते रहते हैं। ऐसा लगता है जैसे उन पर वो नजर रखे हुए हैं। एक तो ये बात हो गई। अब आगे कह रहे हैं कि अब कभी कभी कह रहे हैं कि यहाँ पर कभी कभी पहाड़ियों पर चलते समय कभी कभी मुझे कोई अगर जंगली हाथी मिल जाए तो मैं साइड हो जाता हूँ, क्योंकि जंगली हाथी है तो वो तो जंगली हाथी है, वो ट्रेंड है नहीं, तो उससे दिक्कत हो सकती है, वो अटैक भी कर सकता है। तो कह रहे हैं कि अगर कहीं रास्ते में तो मुझे कोई अगर कोई जंगली हाथी मिल जाए तो मैं थोड़ा साइड हो जाता हूँ, उसको जगह दे देता हूँ जाने के लिए। इसके आगे बताते हैं कि यहाँ पे एक ब्रह्मगिरी पर्वत है। तो ब्रह्मगिरी पर्वत पर अगर आप चढ़ेंगे तो पूरे कुर्ग का दृश्य आपको दिखाई देगा। तो पूरे कुर्ग का दृश्य कैसा दिखाई देगा, ऐसा लगेगा कि पूरा कुर्ग धुंध से भरा हुआ हो। तो धुंध से भरे हुए बिल्कुल कुर्ग की एक बहुत ही मनोरम, एक बहुत ही सुंदर दृश्य कुर्ग का दिखाई देता है। कह रहे हैं ब्रह्मगिरी पर्वत पर चढ़ने पर पूरा कुर्ग ऐसा लगता है कि जैसे धुंध से भरा हो, ढका हो, और इस तरह से कुर्ग का वो जो दृश्य होता है बड़ा ही मनोरम, सुंदर और मनोहारी दृश्य होता है। तो वो ब्रह्मगिरी पर्वत पर चढ़ने पर वो मनोरम और मनोहारी दृश्य आपको देखने को मिलेंगे। फिर आगे बताते हैं कि कुर्ग की बात बता रहे हैं कि यहाँ से एक रोप ब्रिज है, एक रस्सियों का पुल है। रस्सियों का पुल अगर आप पार करेंगे तो आप एक जगह पे पहुंचेंगे, निसर्ग धाम। एक आइलैंड है, एक द्वीप है। द्वीप क्या होता है, जो चारों तरफ से जल से घिरा, उसको द्वीप बोलते हैं। तो कह रहे हैं कि यहाँ पे एक रस्सियों का पुल है, अगर उसको क्रॉस करेंगे तो आप निसर्ग धाम नाम के एक द्वीप पर पहुंचेंगे। वो बड़ा ही सुंदर दृश्य होता है उसका, ठीक है, निसर्ग धाम। और निसर्ग धाम जो द्वीप है बड़ा ही सुंदर जगह है और वो 64 एकड़ में फैला हुआ है, 64 एकड़ में फैला हुआ है। आगे इसको बताते हैं कि वहां पे एक जगह है बाइलाकुप्पी, वहीं पे आसपास एक बाइलाकुप्पी जगह है। बाइलाकुप्पी के पास, बाइलाकुप्पी जो जगह है, बाइलाकुप्पी में एक तिब्बती बस्ती है। यानी कि भारत में तिब्बती लोगों की जो सबसे बड़ी बस्ती है वो बाइलाकुप्पी में है। तो बाइलाकुप्पी में जो तिब्बती बस्ती है, तिब्बतन बस्ती में कौन लोग रहते हैं, बौद्ध लोग रहते हैं। केसरिया, लाल और अलग अलग रंग के वो गेरुआ वस्त्र पहने होते हैं और अलग अलग तरह के वस्त्र पहने हुए वहां पे बौद्ध भिक्षु दिखाई देंगे। किसमें, बाइलाकुप्पी में जो जो बौद्ध लोगों का जो बस्ती है, जो भारत की सबसे बड़ी बौद्ध बस्ती है।
बौद्ध लोगों की सबसे बड़ी बस्ती, जिसको तिब्बतन बस्ती बोलेंगे। तो वो जो है वहाँ पे बैलाकुपी के पास है। तो वहाँ पे अलग अलग तरह के वस्त्र धारण किए हुए बौद्ध भिक्षु दिखाई देंगे। तो इस तरह से अगर आप वहाँ जाएंगे तो इस बैलाकुपी में बौद्ध भिक्षुओं की इस बस्ती को भी देखने का आपको आनंद मिलेगा। निसर्ग धाम को देखने का आपको अवसर प्राप्त होगा। और ये कह रहे हैं कि अगर कोई पर्यटक भारत की आत्मा, भारत की आत्मा का, भारत के हृदय का दर्शन अगर करना चाहता है, मतलब भारतीय संस्कृति का दर्शन अगर करना चाहता है, भारतीय संस्कृति के या भारतीय दर्शन को अगर जानना चाहता है, तो भारत की दिल और आत्मा को अगर कोई जानना चाहता है, भारत को पूरी बेहतर तरीके से अगर कोई समझना चाहता है, तो उसको कुर्ग की यात्रा करनी चाहिए। यानी कि कुर्ग वो जगह है कि आप वहां जाकर के भारत की दिल और आत्मा को जान पाएंगे, वहां जान सकते हैं। तो ये पार्ट यहाँ पे खत्म हो गया। इसके बाद से अब हम तीसरे पार्ट पर चलेंगे। हेलो बच्चों, तो इसमें आप देखते हैं इसका तीसरा पार्ट। ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया में 3 पार्ट है। एक हमने देखा कुर्ग देखा, और एक और हमने देखा बेकर फ्रॉम गोवा। अब यहाँ पे हमको देखना है टी फ्रॉम असम। ये तीसरा पार्ट है। तो तीसरे पार्ट में 2 बच्चे हैं, एक है प्रांजोल और एक है राजवीर। तो प्रांजोल जो है असम से है, उसके पिताजी, प्रांजोल के पिताजी असम में एक चाय बागान के मैनेजर हैं। तो प्रांजोल पढ़ता है दिल्ली में, दिल्ली के स्कूल में। अब प्रांजोल का एक क्लासमेट है उसी के स्कूल में, उसी के साथ पढ़ता है राजवीर। तो प्रांजोल और राजवीर दोनों दिल्ली के स्कूल में पढ़ते हैं। अब प्रांजोल चूंकि रहने वाला है असम का, असम में उसके पिताजी एक चाय बागान के मालिक हैं, मैनेजर हैं। तो प्रांजोल ने राजवीर को इनवाइट किया है, किस बात के लिए? उसको इस बात के लिए इनवाइट किया है, प्रांजोल ने राजवीर को इनवाइट किया है कि राजवीर असम में अपनी गर्मी की छुट्टियां प्रांजोल के घर आकर के असम में बिताए। तो अब दोनों असम जा रहे हैं, दिल्ली से असम जा रहे हैं। तो ये दिल्ली रेलवे स्टेशन पे एक ट्रेन में बैठे हुए हैं, ट्रेन के डिब्बे में बैठे हुए हैं। वहां पे चाय वाला चाय बेच रहा है, चाय वाले चाय बेच रहे हैं चिल्ला चिल्ला करके। एक चाय वाला आता है और वहां पे बोलता है चाय गरम गरम चाय, और फिर पूछता है चाय साहब चाय पियेंगे? तो ये लोग बोलते हैं हाँ ठीक है चाय पियेंगे, 2 कप चाय दे दो। तो वो चाय दे देता है और फिर ये लोग चाय पीने लगते हैं। और वहाँ उस डिब्बे में लगभग जितने लोग हैं, लगभग सब लोग चाय पी रहे हैं। तो ये चाय पीने का आनंद लेते हैं। अब तब तक ट्रेन चल पड़ती है। तो ट्रेन चल पड़ती है, और जब चल पड़ती है ट्रेन, तो जो राजवीर है, राजवीर तो चूंकि उसने गांव का माहौल कभी देखा नहीं, इधर कभी ये दिल्ली से जब ये लोग असम की तरफ जब चलते हैं तो तमाम एरिया पड़ता है, तो उसका वो आनंद ले रहा है। और जो प्रांजोल है ना, डिटेक्टिव एक किताब है, जासूसी कहानियां पढ़ रहा है। तो जासूसी किताबें पढ़ रहा है, तो प्रांजोल तो जासूसी कहानियां पढ़ रहा है, और राजवीर को भी जासूसी कहानी किताबें पढ़ने का शौक है। लेकिन राजवीर ने कभी हरा भरा क्षेत्र देखा नहीं है। यानी कि जिस तरह का हरा भरा क्षेत्र उसको रास्ते में दिखाई दे रहा है, जब ट्रेन चल रही है तो रास्ते में तमाम तरह के हरे भरे क्षेत्र दिखाई दे रहे हैं। दूर दूर तक खेतों में हरे भरे फसल लगे हुए हैं, तो हरियाली दिखाई दे रही है। तो ऐसा हरियाली उसने कभी जीवन में राजवीर ने देखा नहीं है। तो वो आसपास ट्रेन के बाहर के दृश्य का आनंद ले रहा है, वो जासूसी कहानियां नहीं पढ़ रहा है। और जब ट्रेन चलती है तो प्रांजोल जो है फिर वो अपनी जासूसी कहानियां पढ़ने लग जाता है, और राजवीर क्या करता है, बाहर के दृश्यों का आनंद लेने लगता है। फिर अब यहाँ से जब ये लोग चलते हैं तो कुछ दूर तक तो चारों तरफ धान के खेत दिखाई देते हैं। देखिए धान का जब एरिया खत्म हो जाता है तो चाय बागान का एरिया आता है। चाय बागान का जो एरिया आता है तो वहां पे ये लोग देखते हैं कि राजवीर देखता है कि पहाड़ियां जो हैं, जो जंगलों से ढके हुए हैं, जो पहाड़ियां हैं वो जंगलों से ढकी हुई हैं। और पहाड़ियों के नीचे, जैसे अगर ये पहाड़ी है तो पहाड़ियों के नीचे इन ढलानों पर, ये चारों तरफ, इन ढलानों पर चारों तरफ, पहाड़ियों के ढलानों पर और इसके नीचे चारों तरफ जितनी दूर तक नजर जाता है उसको केवल चाय के बागान दिखाई देते हैं। मैंने क्या कहा कि धान का एरिया जब समाप्त होता है
तो चाय का एरिया शुरू हो जाता है और बड़े आश्चर्य से कहता है, ओ ये देखो, ये तो चाय का क्षेत्र शुरू हो गया। कौन बोलता है? राजवीर, क्योंकि उसने कभी चाय बागान देखा नहीं, स्टडी तो किया है इसके बारे में लेकिन देखा नहीं है कभी। तो वही बोलता है बड़े आश्चर्य से, अरे वो ये देखो, ये तो चाय का बागान दिखाई दे रहा है, चाय का क्षेत्र अब शुरू हो गया। तो चाय का क्षेत्र शुरू हो गया, चारों तरफ चाय का बागान दिखाई दे रहा है और ये दिख रहा है कि जो पहाड़ियां हैं असम की, असम के एरिया में जब प्रवेश करता है तो जो पहाड़ियां हैं, पहाड़ियां जंगलों से ढकी हुई हैं और जो ढलान है और इसके और नीचे का जो हिस्सा है पहाड़ियों के नीचे, ये ढलान हो गए, इन ढलानों पर भी और इसके नीचे वाला जो एरिया है, जितनी दूर तक नजर जा रही है चारों तरफ, इन पहाड़ियों के चारों तरफ, वो क्या है, चारों तरफ उसको चाय के बागान दिखाई दे रहे हैं। और उतना ही नहीं, वो देख रहा है कि चाय के जो बागान है ना, चाय की जो क्यारियां हैं चाय के बागानों में, उन क्यारियों के बीच बीच में लोग जो है अपनी पीठ पर टोकरियां लेकर के और पत्तियां तोड़ रहे हैं। तो दूर से देखने में ऐसा लग रहा है कि जैसे गुड़िया है, यानी कि दूर की चीजें आपको छोटी दिखाई देंगी। तो कह रहे हैं कि उन चाय के बागानों में लोग क्या कर रहे हैं, बड़े बड़े वृक्ष हैं, चाय के बागान में बड़े बड़े वृक्ष हैं, उन वृक्षों के नीचे जो चाय के जो बागान है, जो चाय के पौधे हैं, बहुत बौने छोटे दिखाई दे रहे हैं। मेरे कहने का मतलब क्या है, उन चाय के बागानों में बड़े बड़े वृक्ष भी हैं और उन वृक्षों के नीचे छोटे छोटे इन चाय के पौधे दिखाई दे रहे हैं, चाय का बागान है। और कह रहे हैं कि इन क्यारियों, चाय के बागान की जो क्यारियां हैं, उन क्यारियों के बीच में चाय की पत्तियां तोड़ने वाले लोग हैं, वो क्या कर रहे हैं, पीठ पर टोकरियां लिए हुए हैं और चाय की पत्तियां तोड़ रहे हैं। तो दूर से देखने में ऐसा लग रहा है कि खेतों में जैसे कोई गुड़िया है जो इधर उधर घूम रही है, इस तरह से गुड़ियाओं के जैसे वो लोग गुड़ियाओं के आकार के दिखाई दे रहे हैं, इधर उधर टहलते हुए, चाय की पत्तियां तोड़ रहे हैं घूम घूम करके, तो वो गुड़िया के जैसे टहलते हुए दिखाई दे रहे हैं। आगे बढ़ते समय अब ये बोलता है, जब ये बोलता है अरे ये देखो, ये तो चाय का क्षेत्र शुरू हो गया, तो प्रांजोल बोलता है, क्योंकि प्रांजोल का तो जन्म ही असम में हुआ है, चाय बागानों के बीच में वहीं पे पला बढ़ा है, तो कह रहा है तो उसको कोई इसमें आश्चर्य नहीं होता है उसने, क्योंकि उसने जीवन भर यही देखा है। तो कहता है कि यहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा चाय बागान का केंद्र अगर कहीं है तो असम में। राजवीर को प्रांजोल बताता है कि दुनिया के सबसे बड़े चाय बागान के केंद्र तुम्हें असम में मिलेंगे, यानी कि सबसे अधिक चाय के बागान तुम्हें असम में ही देखने को मिलेंगे, प्रांजोल बताता है राजवीर को। अब इसमें चर्चा जब आगे बढ़ती है तो राजवीर बोलता है कि शायद ये किसी को पता नहीं होगा कि चाय की शुरुआत कहाँ से हुई, यानी कि चाय की शुरुआत, चाय की उत्पत्ति कहाँ से हुई, कैसे हुई, कब हुई, ये तो किसी को पता नहीं होगा। कह रहा है कि चाय की पत्ती की उत्पत्ति के बारे में एक बता रहा है, चाय की, कह रहा है कि चाय की पत्ती के बारे में 2700 ईसा पूर्व, 2700 ईसा पूर्व, 2700 ईसा पूर्व मतलब क्या है, ईसा मसीह के जन्म से 2700 वर्ष पहले। तो कह रहा है कि चीन में चाय की उत्पत्ति कब हो गई थी, चाय की शुरुआत कब हो गई, चाय लेने की परंपरा कब शुरू हो गई थी, या चाय की उत्पत्ति कब शुरू हो गई थी, खोज कब हुई थी। इसके कहने का सेंस क्या है कि चीन में चाय की खोज कब हुई, 2700 ईसा पूर्व, यानी कि अभी 2000 वर्ष हो गए ईसा मसीह के जन्म के बाद, और ये लगभग 4700 वर्ष पहले। तो कह रहा है, राजवीर बताता है कि चीन में चाय की खोज 2700 ईसा पूर्व हुई थी। फिर बताता है कि यूरोप में इसकी शुरुआत, चाय लेने की परंपरा कब शुरू हुई, यूरोप में 16वीं शताब्दी में, 16वीं सदी में यूरोप में इसकी शुरुआत हुई। अब कह रहा है कि राजवीर बता रहा है, देखिए राजवीर इस पर काफी स्टडी किया है इसलिए बता रहा है। तो कह रहा है कि चीन में चाय की खोज हुई 2700 ईसा पूर्व, और कह रहा है कि यूरोप में चाय पीने की परंपरा कब शुरू हुई, 16वीं सदी में। तो कह रहा है कि यूरोप में लोग चाय कैसे पीते हैं, लोग चाय को पेय पदार्थ के रूप में नहीं पीते हैं, बल्कि औषधि के रूप में, दवा के रूप में चाय पीते हैं। कहाँ के लोग, यूरोप के लोग। कह रहा है कि यूरोप के लोग चाय किस रूप में पीते हैं, दवा के रूप में, औषधि के रूप में लेते हैं, न कि वो पेय पदार्थ के रूप में नहीं लेते हैं, दवा के रूप में लेते हैं यूरोप के लोग। ये बताता है राजवीर। अब आगे बता रहा है कि चाय की उत्पत्ति के बारे में दो कहानियां हैं, दो कथाएं हैं। कौन बोल रहा है, राजवीर बता रहा है। ये सारी बातें भी राजवीर ही बता रहा है। तो राजवीर कह रहा है कि चाय की उत्पत्ति के बारे में दो कहानियां। तो कह रहा है पहली कहानी, तो प्रांजल कहता है थोड़ा सा हास्य भाव से,
कह रहा है ठीक है तो जरा हमें भी कहानी बता दो। राजवीर कह रहा है कि क्या तुम्हें ये पता है कि पूरे विश्व में कम से कम 80 करोड़ कप से भी अधिक लोग चाय पीते हैं। कह रहा है कि पूरे विश्व में प्रतिदिन कम से कम 80 करोड़ से भी कहीं अधिक 80 करोड़ कप से भी अधिक चाय पूरे विश्व में रोज पी जाती है। लोग कम से कम 80 करोड़ कप से भी ज्यादा चाय पीते हैं विश्व में, राजवीर बताता है प्रांजल को। और फिर अब ये कहानी बताता है किसकी, चाय की उत्पत्ति के बारे में। तो चाय की उत्पत्ति की कहानियां बता रहा है। कह रहा है कि देखो इसके पीछे दो कहानियां हैं। एक कहानी है चीनी सम्राट की, चीनी सम्राट। कह रहा है कि एक चीनी सम्राट था, उसको गर्म पानी पीने की आदत थी। तो एक बार पानी जब उबाला जा रहा था उसके लिए, तो उसमें जो लकड़ी जलाई गई थी, पानी उबालने के लिए जो लकड़ी चूल्हे में डाली गई थी, उस लकड़ी की कुछ पत्तियां टूट करके पानी में गिर गया। और जब टूट कर पानी में गिर गया तो उस उबले हुए पानी का स्वाद बहुत ही अच्छा हो गया, यानी कि उसका स्वाद बदल गया, उसका टेस्ट बहुत अच्छा हो गया। तो ऐसा माना जाता है कि वो जो पत्तियां टूट के गिरी थी उसमें वही चाय की पत्तियां थी, ऐसा माना जाता है। तो एक तो वहां पे चीन की कहानी बताई गई कि मतलब सम्राट को, चीनी सम्राट को पानी उबाल कर पीने की आदत थी। जब उसको पीने के लिए पानी उबाला जा रहा था तो उसी में जो चूल्हे में लकड़ी जलाई गई थी उसमें से, उसी लकड़ी से यानी कि उसी टहनियों से कुछ पत्तियां टूट करके पानी में गिरी और चाय और उस पानी का, उबले हुए पानी का टेस्ट बदल गया। और ऐसा माना जाता है कि वो चाय की पत्तियां ही थी, जो पत्तियां टूट के गिरी थी उसमें। तो ये माना जाता है। तो ऐसा माना जाता है कि चीन में इस तरह से चाय की शुरुआत हुई। अब भारत की एक कहानी है। बोधि धर्मा नाम का एक बौद्ध सन्यासी था, बोधि धर्मा नाम का एक बौद्ध सन्यासी था। तो जब वो मेडिटेशन करता था, जब वो ध्यान लगाता था, तो जब ध्यान लगाता था तो उसको नींद आती थी। तो उसने किया क्या, अपनी पलकों को काट दिया, पलकों को काट दिया। और पलकों को जो काटा ना, तो पलकों के जो बाल थे उसी से चाय के 10 पौधे उगे, चाय के 10 पौधे, 10 प्लांट्स। और ये क्या थे, 10 टी प्लांट्स। चाय के 10 पौधे इससे उगे। तो ये कहा जाता है कि, और यही यही जो 10 पौधे थे, इस ये जो अब कह रहा है कि 10 चाय के पौधे उगे और इनकी पत्तियां, इनकी पत्तियों को उबाल कर पीने से क्या होता था, नींद उसको नहीं आती। भाई देखिए, जब वो ध्यान लगाता था उसको नींद आती थी, उसने अपनी पलकें काट दी और उस पलकों से 10 चाय के पौधे उगे। उस पौधों की पत्तियों को पानी उबाल कर पीने से उसकी नींद गायब हो जाती थी। तो ऐसा माना जाता है कि ये चाय की पत्तियां, ये पौधे कौन थे, चाय के ही पौधे थे। तो ये तो इसकी उत्पत्ति की कहानियां हैं। तो इन सारी चीजों के, यही सारी चर्चाएं चल रही थी। इन चर्चाएं अभी चली रही थी, तब तक ट्रेन दिल्ली से कहाँ पहुंचती है, मैरियाना जंक्शन पहुंचती है। मैरियाना जंक्शन कहाँ है, असम में। तो मैरियाना जंक्शन जब पहुंचती है तो ट्रेन वहां खड़खड़ की आवाज के साथ, देखिए जब ट्रेन चलती है या रुकती है तो इस तरह की आवाज होती है। तो ट्रेन जब मैरियाना जंक्शन पहुंचती है तो वहीं पे राजवीर को, प्रांजल को उतरना है, वहां उसके माता पिता उसका इंतजार कर रहे हैं। तो ये दोनों लड़के अपना सामान इकट्ठा करते हैं और फिर हमारे स्टेशन पर उतर जाते हैं। वहां पे उसके पिताजी, उसकी माता उसका इंतजार कर रहे थे। और फिर उसी स्टेशन से ये लोग कार से बैठ करके देखियाबारी चल देते हैं। देखियाबारी एक जगह है असम में जहाँ पे चाय का बागान है। देखियाबारी एक चाय का बागान है और वो एक जगह है जहाँ पे चाय का बागान है। और उस चाय के बागान के मैनेजर हैं प्रांजल के पिता, यानी प्रांजल के पिता देखियाबारी में एक चाय का बागान है, उसके मैनेजर हैं। तो ये लोग देखियाबारी के लिए चल देते हैं कार से। इसके माता पिता स्टेशन पर, मैरियाना जंक्शन पर इसका इंतजार करते हैं और दोनों को, यानी कि प्रांजल के पिता और माता, प्रांजल को और राजवीर को मैरियाना जंक्शन से रिसीव करते हैं और कार में बैठा करके देखियाबारी ले जाते हैं। देखियाबारी, आप कह रहे हैं कि ये लोग मेन हाईवे पर कुछ देर तक यात्रा करते हैं और मेन हाईवे से जब कुछ देर चलने पर, मतलब मेन सड़क से कुछ दूर चलने पर गाड़ी जो है इनकी अचानक एक छोटा सा ब्रिज पार करती है और ब्रिज पार करके ये एक कच्चे रास्ते पे चली जाती है। यानी कि
मेन रोड से एक अलग रास्ता पकड़ते हैं, ये लोग एक अलग रास्ते पर आते हैं, यानी कि मेन रोड छोड़ते हैं, एक दूसरे रास्ते पर चलते हैं और उस रास्ते पर एक पुल पड़ता है, उस पुल को पार करते हैं, छोटा सा पुल है उसको पार करते हैं और फिर एक बागान क्षेत्र में, चाय के बागान का क्षेत्र शुरू हो जाता है, जिसका नाम है देखियाबारी चाय चाय क्षेत्र। यानी कि देखियाबारी जो जगह है, देखियाबारी में ये लोग इंटर कर जाते हैं। मेरे कहने का मतलब क्या है कि मैरियाना जंक्शन से इनके माता पिता प्रांजल और राजवीर को लेकर के कार से रास्ते से जा रहे हैं, कुछ देर तक मेन रोड तक से यात्रा करते हैं और उसके बाद से ये लोग मुड़ जाते हैं अचानक दूसरे तरफ, मुड़ते हैं और फिर उस रास्ते पर दूसरे तरफ मुड़ते हैं और एक छोटा सा पुल पड़ता है, उस पुल को पार करते हैं और ये देखियाबारी चाय क्षेत्र में प्रवेश कर जाते हैं। और वो जो रास्ता है वो कैसा है, कच्चा रास्ता है, थोड़ा उसमें छोटे छोटे कंकड़ पत्थर भी हैं, तो उसी ग्रेवल मतलब एक तरीके से कंकड़ पत्थर वाले कच्चा रोड है ये, उसमें थोड़े छोटे छोटे कंकड़ पत्थर भी। तो अब कह रहे हैं कि उसी रास्ते पे लोग चल पड़ते हैं और वो और उस कह रहे हैं कि वो जो रोड है ना, पतला रोड है, बहुत ज्यादा चौड़ा नहीं, उसी के दोनों तरफ केवल दूर दूर तक जहां तक नजर जाती है केवल चाय के बागान दिखाई देते हैं। तो ये सारी चीजें अब राजवीर इन सारी चीजों को देखता है, क्योंकि वह आया है इन सारी चीजों को देखने के लिए। तब तक एक ट्राली आती है, एक ट्रैक्टर आता है और उसके साथ एक ट्राली है। ट्राली में क्या लदा है, क्या लदा हुआ है, चाय की पत्तियां लदी हुई हैं। तो चाय की पत्तियां लदी हुई हैं, तो जो प्रांजल के पिताजी हैं अपनी कार को थोड़ा साइड में रोक लेते हैं ताकि वो ट्रैक्टर और अपना ट्राली लेकर के निकल जाए। तो ट्राली में क्या लदा हुआ है, चाय की पत्तियां लदी हुई है। तो प्रांजल पूछता है, राजवीर पूछता है, राजवीर पूछता है प्रांजल के पिताजी से, यानी राजवीर के पिताजी को मिस्टर बरुआ बोलता है, वो मिस्टर बरुआ है प्रांजल के पिताजी। तो राजवीर बोलता है कि मिस्टर बरुआ, ये तो दूसरा फ्लस है ना, दूसरी कटाई है पत्तियों की। तो कहते हैं हाँ ये दूसरी कटाई है। तो फिर राजवीर बोलता है कि इस कटाई में, ये जो सीजन होता है कटाई का चाय की पत्तियों का, इसमें सबसे अच्छी क्वालिटी का निकलता है वो चाय की पत्तियां, सबसे अच्छी क्वालिटी की चाय की पत्तियां इस कटाई में निकलती हैं दूसरे सीजन में। तो कहते हैं हाँ, इसका मतलब, तो फिर मिस्टर बरुआ बोलते हैं कि इसका मतलब ऐसा लगता है कि तुमने चाय की पत्तियों के बारे में काफी स्टडी किया है, काफी होमवर्क किया है और तब तुम यहाँ पर आए हो घूमने के लिए। तो राजवीर बोलता है कि हाँ मिस्टर बरुआ, मैंने यहाँ आने से पहले मैंने चाय की पत्तियों के बारे में काफी स्टडी किया है और मुझे उम्मीद है कि यहाँ आ करके मैं आपके साथ रह करके मैं इसके बारे में और बहुत कुछ जानूंगा। तो ये सारी चीजें ये बोलता है कि मैं यहाँ आकर के मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं यहाँ आया हूँ तो मैं और भी बहुत कुछ आपसे जानूंगा। तो यहीं पे ये चैप्टर, ये पार्ट भी खत्म होता है। तो आज हमने ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया के तीनों पार्ट को हमने कवर किया, आज पूरी समरी हमने जाना। अब अगले क्लास में हम इससे रिलेटेड जो यूपी बोर्ड के क्लास 10th में जो क्वेश्चन आंसर आ सकते हैं उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।